प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के चैप्टर विद्युत के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बाद प्रतिरोध की इकाई 1 ओम को परिभाषित करेंगे। इसके अलावा प्रतिरोध का कारण क्या होता है ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में हम करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये चालक है और इस चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दी है, एक सेल जोड़ दिया है, एक सेल या बैटरी जोड़ दी है। उसके बाद विद्युत धारा अगर हमें मापनी है तो हम क्या करेंगे, एक एमीटर जोड़ेंगे। ओके, अब इसके 2 बिंदु ले लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं में से जो बह रही विद्युत धारा को कौन मापेगा, एमीटर मापेगा। और यहाँ विभवांतर कितना है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, तो यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर माप देगा। ओके, तो यदि हम यहाँ पर कुछ ऐसे अरेंजमेंट लगा दें जिससे हम इसमें से बह रही विद्युत धारा को कम ज्यादा कर सकें, ऐसे हमारे पास युक्ति होती है, हम इसी लेक्चर में लास्ट में जिक्र करेंगे। तो उसके द्वारा अगर हम यहाँ पर विद्युत धारा बढ़ा दें, विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो हम इससे वोल्ट मीटर से देखते हैं कि विभवांतर भी बढ़ जाता है। देखिए, जैसे जैसे विद्युत धारा की रीडिंग बढ़ती है ऐसे ऐसे विभवांतर की रीडिंग भी बढ़ती जाएगी। ओके, और जैसे जैसे विद्युत धारा कम होती जाएगी विभवांतर भी कम होता जाएगा। ओके, तो कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी परिपथ में किसी चालक के थ्रू बह रही विद्युत धारा का मान अगर बढ़ता है तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान घटेगा तो विभवांतर का मान भी घटेगा। और यही बात क्या है, ओम का नियम है और कुछ नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा को हम आई से जैसे डिनोट कर रहे हैं और विभवांतर को हम वी के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो विभवांतर जो है, किसी चालक की सिरों के बीच का विभवांतर जो है, उसमें से बह रही विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर ये वाला बढ़े तो ये बढ़े, ये घटे तो ये भी घटे। ओके, ठीक है। अब देखिए, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले बीच में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए हमारे पास 2 राशियां हैं ए और बी। अगर b बढ़े तो a भी बढ़े, b घटे तो a भी घटे, तब ये निशान अनुक्रमानुपाती कहलाता है। और अगर मान लीजिए कि आगे b के बजाय 1/b है और b फिर ये निशान है, तो अब इसका मतलब चेंज हो जाता है कि अगर b बढ़ा तो a घटेगा और b घटेगा तो a बढ़ेगा। अब यही निशान व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। ओके, तो अगर मान लीजिए आगे सीधा लिखा हो तो ये अनुक्रमानुपाती है और 1/, में लिखा हो तो व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज याद रखें, हम कई जगह प्रयोग करेंगे इन चीजों को। तो यहाँ पर देखिए कि विद्युत धारा जो है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, और ये जो अनुक्रमानुपाती का निशान है इसको हम बराबर में बदल सकते हैं, लेकिन बराबर में बदलते समय हमें एक स्थिरांक लगाना पड़ता है, स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो V = R/I, ये जो है ओम के नियम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे भी आपने याद रखना है। तो आइए चलो हमें नोट्स अपने कैसे प्रिपेयर करने वो देख लेते हैं कि ओम के नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच का विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात है।
परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ताप चेंज हो गया तो इसका ये अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगा, फिर कुछ और आ जाएगा। तो ये चीज आपने लिखनी जरूरी है कि ताप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में या मैथमेटिकली वी देखिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V समानुपाती है I की। अब इस समानुपाती के निशान को हम बराबर के निशान में बदलेंगे तो एक स्थिरांक लगा देंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। R यहाँ पर नियतांक या स्थिरांक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन I बराबर R। ओके, ठीक। तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ओम के नियम की ही एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर R क्या है, एक नियतांक है या स्थिरांक भी इसको हम बोल देते हैं, जिसे हम इस तार का, इस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अगर हमें I और V के बीच में ग्राफ ड्रा करना पड़ जाए तो वो ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। ओके, तो यहाँ ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि जब विद्युत धारा का मान कम है तो प्रतिरोध भी कम। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसका मान भी देखिए बढ़ता जा रहा है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो जैसे अभी अभी हमने ओम के नियम में पढ़ा था कि किसी चालक में से बह रही विद्युत धारा अगर I माने और इस चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर हम V माने, तो हम ये कहेंगे कि V I के अनुक्रमानुपाती है, या अनुक्रमानुपाती को अगर हम बराबर के निशान में चेंज करेंगे तो एक हमें स्थिरांक या नियतांक जो हमें लगाना पड़ेगा। तो वास्तव में ये जो नियतांक है R, ये और कुछ नहीं है, प्रतिरोध ही है। तो ये जो प्रतिरोध है इसका फार्मूला तो हमें पता लग गया कि V और I का अनुपात है, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ क्या हो मैं बताता हूं आपको। कि जैसे किसी भी चालक में से अगर विद्युत धारा बहती है तो इस चालक का एक गुण होता है कि ये अपने अंदर से जो विद्युत धारा बह रही है उसका विरोध करता है। क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। तो यही गुण जो है वास्तव में प्रतिरोध कहलाता है। ओके, तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। ओके, तो प्रतिरोध जो है इसका जो असाई मात्रक है, ये इसकी इकाई जो है वो क्या है, प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम है। ठीक, वैसे इंग्लिश में ये स्पेलिंग होती है OHM ओम, तो कई बुक्स में इसको ओहम भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही चीज है। NCERT ये हिंदी में नाम जो है ओम फॉलो करती है, तो मैं यही लिख रहा हूँ। और ओम को जो है ग्रीक भाषा के एक लेटर ओमेगा से डिनोट किया जाता है, OMEG। ठीक, इसको प्रोनाउंस हम ओम की तरह से करते हैं। ओके, तो अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है। इसको कॉपी में नोट्स हम कैसे तैयार करें वो बता रहा हूं मैं। कि प्रतिरोध किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह, तो देखिए आवेश का जो प्रवाह है वो क्या होता है, विद्युत धारा तो होती है, आवेश का प्रवाह का विरोध करता है। आप सिंपल लिख सकते हो कि प्रतिरोध किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने
में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। या चाहो तो आप दोनों भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब प्रतिरोध का जो असाई मात्रक है वो क्या है? ओम। और ओम को जो है शब्द ओमेगा से डिनोट करते हैं और ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बटे I होता है, जहां पर V दो सिरों के बीच में विभवांतर है और I उस चालक में से बह रही विद्युत धारा है। तो V क्या है? चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर और I चालक में से बह रही विद्युत धारा। ओके। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। अब एक ओम को अगर हमें परिभाषित करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि की इकाई को अगर परिभाषित करना हो तो उस भौतिक राशि का हम क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे। और बेस्ट तरीका यही है कि उसकी सूत्र से ही उसकी इकाई को परिभाषित करें। तो R बराबर क्या होता है? V बटे I। ओके। अब R 1 ओम कब होगा? जब V 1 वोल्ट हो और I क्या हो? 1 एम्पियर हो। तो यहां से हम इसको परिभाषित करेंगे कि यदि एक चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तब उसमें से अगर बह रही विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है तो इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक। तो ये हम लिख देते हैं, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ओके। हम देखिए कि प्रतिरोध का कारण क्या होता है। कि प्रतिरोध हम जान चुके हैं क्या होता है कि अगर किसी चालक में से विद्युत धारा बह रही हो तो चालक का वह गुण जो इसमें से बह रही विद्युत धारा का विरोध करे वो प्रतिरोध होता है। तो आखिर एक चालक के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो अपने अंदर से बह रही विद्युत धारा का विरोध करता है? आखिर वो गुण क्यों आया, उस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, इस चालक को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये आपको पता है कि चालक में क्या होता है कि परमाणु होते हैं और उसके जो बाहर वाले कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमने के लिए फ्री होते हैं, यानी इसके साथ इतने अच्छी तरह से टाइट यानी कम आकर्षण बल से जो बंधे हुए होते हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये चालक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो चालक नहीं होगा। तो वो पदार्थ जो है वो चालक नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना स्टार्ट करता है तो इसके रास्ते में कोई और इलेक्ट्रॉन्स भी आते होंगे, उनसे टकरा जाएगा। जो दूसरे आयन्स पड़े हैं, जैसे मान लीजिए एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो पीछे बचता वो आयन ही बचता है, ये यहाँ से दूसरे आयन्स के साथ टकरा जाएगा। और कहीं अगर परमाणु पड़ा तो उसके साथ टकरा जाएगा। तो इसके बार बार टकराने से क्या होता है कि इसकी गति में अवरोध पैदा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने में जो अवरोध है वही तो क्या है? प्रतिरोध है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? उस पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो समझ लो आवेश चल रहा है, आवेश चल रहा है तो विद्युत धारा पैदा हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ही रुकावट आ गई तो विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट पैदा होगी, हुई कि नहीं हुई? यस। तो इस तरह से आपको इसका कारण पता लग गया है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं व अन्य आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। इसी कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है।
अब देखिए कि बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि सर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं। तो वैसे तो अपनी बुक के स्कोप से बाहर है, लेकिन फिर भी आप 1 मिनट लगेगा, समझ लीजिए। एक मोटा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से तो नहीं समझा पाऊंगा अभी मैं, क्योंकि ये अपने 12वीं क्लास की फिजिक्स में आता है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, आप ये मान के चलिए कि एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन अगले पे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से पिछले से इसके पास ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम पर जंप मारता हुआ चलता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की इस तरह की जो वेलोसिटी है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी ड्रिफ्ट का भी मैं आपको हिंदी नहीं बता पा रहा हूँ। तो एक किस्म की एक गति होती है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी एक किस्म सरकना कह सकते हो आप इसको। तो जस्ट ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। और ये स्पीड बहुत ही कम होती है इसकी। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ से स्विच ऑन किया, और अगर मान लीजिए कई किलोमीटर दूर अगर आपने इस तार के आगे बल्ब लगा रखा है, तो अपने प्रकाश की गति से जो है लाइट आगे पहुंच जाती है, इसमें से विद्युत धारा आगे पहुंच जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की गति इतनी कम है तो विद्युत धारा इतनी आगे कैसे पहुंच गई। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक में अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो उन्होंने डायरेक्ट कर रखा है। तो ये तो जस्ट एक सोचने वाली बात है, और हम आगे नई बड़ी क्लासेस में आपको इसका आंसर बताएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे एक मोटा सा आइडिया ये है कि यहाँ से जैसे एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव ने इसको दिया, इसने अगला इसको तुरंत दे दिया, इसने अगला तुरंत दे दिया, और ये लाइट की स्पीड से जो सबसे आगे वाला का इलेक्ट्रॉन है वो आगे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का जो संचार है वो प्रकाश की गति के साथ हो जाता है। तो विद्युत धारा की जो स्पीड है वो भी लगभग वही होती है जो प्रकाश की स्पीड होती है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताई है, तो इनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ये प्रतिरोध का कारण जो है ये आपके सिलेबस में ये कर लेना आप। देखिए इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ कि जैसे ओम्स लॉ से हमने पढ़ा V बराबर I गुना R, या फिर यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I बराबर V बाई R। तो अगर इस फार्मूले से हम ये देखें कि अगर किसी स्रोत की वोल्टता अगर सेम रहे, तो अगर हम R को बदल दें तो I भी बदल सकता है। यानी अगर किसी परिपथ का अगर आप प्रतिरोध बदल दोगे, बैटरी सेम रखो, तो भी यहाँ पर करंट बदल सकता है, विद्युत धारा बदल सकती है। तो बहुत सारे परिपथ ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमें डिवाइसेस ऐसे यूज करने होते हैं जहाँ पर हमें बार बार विद्युत धारा बदलने की जरूरत पड़ती है। विद्युत धारा बदलने के लिए हमें क्या है कि हमें प्रतिरोध बदलना होता है। तो यहाँ देखिए कि स्रोत की वोल्टता को बिना बदले अगर हमें विद्युत धारा को नियंत्रित करनी होती है, तो हम एक अवयव का यूज करते हैं जिसे हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी जिसका मान बदलता रहे। ओके, अगर प्रतिरोध का मान अगर हम बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर विद्युत धारा भी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और आमतौर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध बदलने के लिए हम एक सामान्य सी युक्ति प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। तो देखिए धारा नियंत्रक कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ये एक सेल है, ये धारा नियंत्रक का सिंबल होता है।
इस बैटरी के साथ ऐसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ से एक कनेक्शन ऐसे ले लिया, ये हमारा मेन प्रतिरोध हो गया जिसके थ्रू हम कोई स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ओम लॉ ही हम स्टडी कर रहे हैं। और एक मिनट में सर्किट ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए कि ये हमारे पास कोई प्रतिरोध है और इसके सिरों के बीच का विभवांतर हम किससे मापेंगे? वोल्टमीटर से मापेंगे। देखिए समांतर क्रम में जोड़ दिया। आगे यहां से हम विद्युत धारा मापेंगे एमीटर से, ठीक। तो हमें ओम्स लॉ की स्टडी करने के लिए बार बार क्या है, विद्युत धारा का बदलाव करना पड़ेगा। विद्युत धारा का बदलाव करने के लिए हमें जो है एक ऐसी युक्ति की जरूरत पड़ेगी जिससे यहाँ पर प्रतिरोध बदल जाए। तो ये जो धारा नियंत्रक है इसका प्रयोग करेंगे। ये धारा नियंत्रक का सिंबल होता है ऐसे यूं करके, ये तो प्रतिरोध का सिंबल होगा। इस पे अगर आप ऐसे एरो लगा देते हो तो धारा नियंत्रक का सिंबल होगा। जैसे प्रैक्टिकली भी इस एरो को अगर हम आगे पीछे करते हैं तो यहाँ से ये प्रतिरोध बदलेगा, ये प्रतिरोध बदलेगा तो धारा भी बदल जाएगी। ओके, तो इस एमीटर की रीडिंग बदलेगी, इसकी बदलेगी, फिर आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि हमें धारा नियंत्रक की जरूरत क्यों पड़ती है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सिंपल सी बात है कि जब हम आर बदलेंगे तो आई नियंत्रित हो जाएगी, और इसके लिए जो अब हम यूज करते हैं वो परिवर्ती प्रतिरोध है। और जनरली प्रतिरोध को बदलने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और विद्युत प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमने अभी ओम्स लॉ वगैरह में जो सूत्र पढ़े हैं और आगे जो विद्युत प्रतिरोधकता का जो सूत्र पढ़ेंगे उन पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे।